हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट टीजीटी साइंस के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो ईयर है वो 2019 चल रहा है। उसके 1 to 45 क्वेश्चन है वो हम 3 अलग अलग पार्ट में डिस्कस करके आ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 46 से लेकर क्वेश्चन 60 तक। इसी के साथ हमारा जो 19 वाला वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एक ही रहता है बस हमारा 18 वाला, वो भी 3-4 दिन में हो जाएगा। उसके बाद आपके जो सारे हैं 2017 से लेकर 23 तक जितने भी टीजीटी साइंस के पीवाईक्यू हैं वो सारे हमने डिस्कस कर चुके होंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वहां से जाके देख सकते हो। क्वेश्चन 46 में हमसे क्या पूछा गया है, द पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 विल बी। पीएच हमें बताना किसका, एक्वस सॉल्यूशन किसका है, FeCl3 का। हमें पता चला कि FeCl3 का हमें एक्वस सॉल्यूशन लेना है। तो हमें जब इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे ना हम, तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे ये जो Cl इसमें आया है वो किससे आया होगा, HCl से आया होगा। तो जब HCl है यहाँ पे, तो HCl हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमें पता है कि जो एसिड का पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है। एसिड के केस में जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है। तो हमने ये देख लिया कि हमारा जो पीएच है ना वो लेस देन 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 से ज्यादा, यहाँ तो 14 से ही ज्यादा है। तो यहाँ पे Cl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, तो जो इसका पीएच है वो भी उसी के रेंज में वेरी करेगा, एसिड के रेंज में। तो हमारा हो जाएगा लेस देन 7, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 47, which of following term is used for evolutionary history of a particular group of organism। इनमें से जो कौन सी टर्म है वो यूज की जाती है किसके लिए, एक किसी भी पार्टिकुलर जो ग्रुप होगा ना उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बताने के लिए कौन सा किया जाता है, फाइलोजेनी। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। बायो के क्वेश्चन है, लर्निंग बेस्ड होते हैं, अगर आपको पता है तो आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। तो क्वेश्चन 47 का ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 48, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पे हमें लिस्ट 1 गिवन है, यहाँ पे हमें लिस्ट 2 गिवन है, तो हमें इनमें से इसमें आंसर मैच करने की कौन सा सही होगा। तो ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत बार रिपीट होता है, ये वाला मैंने अलग से भी चैनल पे करवाया हुआ है, तो आप चाहो तो वो देख सकते हो जाके, मैंने स्पेशली करवाया हुआ है कि कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 3-4 बार रिपीट हो चुका है। तो इसीलिए मैंने इसको, जो टॉपिक यहाँ पे टीजीटी साइंस में 11-12 के रिपीट होते हैं ना उनको मैं करवा देती हूँ एक टॉपिक की अलग से वीडियो। वो वीडियो तो 5-7 मिनट की होती है, लेकिन अगर एक बार उसको देख लोगे ना और वैसा ही क्वेश्चन अगर आपको दोबारा से एग्जाम में मिला तो फिर वो आपका गलत नहीं होगा, इसीलिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा NG। और डेल्टा NG हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस में गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में देखो, यहाँ पे 2 गैसियस प्रोडक्ट हैं और यहाँ पे 1 है, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो फर्स्ट वाले का हमें पता चला या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो फर्स्ट वाले का या तो 1 होना चाहिए या 2, 2 तो है नहीं किसी में, तो 1 है, या तो ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 और 1 4, और यहाँ पे कितने 2, तो 4 - 2 करेंगे तो कितने आने चाहिए 2। तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो सेकंड है ना वहाँ पे 2 देखो किसमें, फोर्थ में है, तो सेकंड का आएगा फोर्थ। तो यहाँ पे फर्स्ट में ही दिया गया, तो ऑप्शन 1 ऐसे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपने देखना है ना, तो कैसे देखेंगे हम, यहाँ पे देखो आगे वाले, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है, तो 2 - 3 करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो -1, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और माइनस में 3 करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो हमारा जो इसका थर्ड का है ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे -1 मिलेगा फिर, हाँ। तो यहाँ पे -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे जब कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 में से 2 गए तो 0 आएगा, मीन्स क्या किया, तो RT वाली जो टर्म है वो फिनिश हो जाएगी, तो KP इक्वल टू KC हो जाएगा। तो आपका D का ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऐसे आप इसको कर सकते थे। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे -1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास C का 2 आया है, तो C का 2 कब आएगा, जब यहाँ पे तो 2 मोलिक्यूल है कि 2 में से हम यहाँ पे 2 और 1 3 मोलिक्यूल है घटाएंगे तो वो -1 आएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे -1 मिलेगा, और हमारा जो 3 का वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 आया, तो A का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, तो इसका 4 हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 49,
Which of following statement is correct with respect to property of element in the carbon family with increase in atomic number? अब यहाँ पे देखो कार्बन फैमिली की बात की गई है, इट मीन्स क्या कि ग्रुप वाइज बात कर रही है। तो कार्बन फैमिली में पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो एलिमेंट हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो पहले कार्बन होता है, फिर सिलिकॉन होता है, उसके बाद जर्मेनियम होता है, उसके बाद एसएन होता है, उसके बाद पीबी होता है, टिन होता है, उसके बाद लेड होता है। ये वाले हमारे जो एलिमेंट होते हैं कार्बन फैमिली के ये होते हैं। कैसे याद रखोगे? कहे सिया जी सुनो प्रभु, कहे सिया जी सुनो प्रभु। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा ना तो हमारा जो एटॉमिक साइज है वो तो इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे शेल्स हैं वो बढ़ दी जाएंगी। यहाँ पे लिख रखा कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। उसके बाद आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी इंक्रीज होगी। देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि वैलेंस शेल में से हमें इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो जितनी एनर्जी हम देंगे उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास साइज बड़ा होता जाएगा ना तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को तो हम आसानी से निकाल पाएंगे, उसके लिए हमें इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वो डिक्रीज होगी ना कि इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला भी गलत हो जाता है। उसके बाद मेटालिक करेक्टर डिक्रीज। मेटालिक करेक्टर में क्या बोलते हैं हम कि हम जितने इजीली वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना ही ज्यादा उसका मेटालिक करेक्टर होगा। अब यहाँ पे जितना ज्यादा इसका बड़ा साइज होगा इजीली हम वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो फिर वहां पे जो मेटालिक करेक्टर है वो तो डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। तो ये वाली चीज भी गलत है। उसके बाद देखो स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ये वाली बात सही है कि जो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन 4 है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 50, द प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज, जो ह्यूमंस होते हैं उनमें प्लेसेंटा होता है उसको क्या बोलते हैं? हेमोकोरियर बोलते हैं। फिर वही बात है, देख लो आप ये पता होगा तो बता सकते हो, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ह्यूमन है ऐसे याद रख लो, या तो ह्यूमन, फिर यहाँ पे भी है ये तो ऐसे आपको अगर पता है तो ही बता पाओगे आप। उसके बाद क्वेश्चन 51, टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। 2006 तक 9 प्लैनेट्स थे हमारे सोलर सिस्टम में। नाउ देयर आर ओनली 8 प्लैनेट, यहाँ पे अब 8 ही प्लैनेट हैं। तो हमें बताना है आउट ऑफ दीज प्लैनेट विच प्लैनेट इज नॉट ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। ना 2006 तक हमारे पास 9 प्लैनेट थे, लेकिन उसके बाद एक प्लैनेट को वहां से हटा के हमारे पास 8 प्लैनेट हम सोलर सिस्टम में रखे गए हैं। तो इन्होंने पूछा कि कौन सा प्लैनेट है वो हमने हटाया है, तो वो है प्लूटो। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 52, ए मेटल क्रिस्टलाइजेज इन 2 क्यूबिक फेजेज एफसीसी एंड बीसीसी। एक बार वो एफसीसी में क्रिस्टलाइज करती है, एक बार बीसीसी में, जिसकी यूनिट सेल लेंथ है ये वाली है और ये वाली है। तो हमें बताना रेशियो ऑफ डेंसिटीज। ये वाला क्वेश्चन भी पहले रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखो कैसे याद रखोगे डेंसिटी का फॉर्मूला, ये आपका रहेगा क्लास 11 की सॉलिड स्टेट यूनिट से आपका ये क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जेड मल्टीप्लाई में एम एन ए की क्यूब। तो कैसे याद रखोगे? जमुना, तो जैसे जय में और न ऐसे याद रखोगे, एक ही क्यूब होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेशियो बताना है। तो यहाँ पे देखो जेड क्या होता है कि कितने वहां पे एटम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम देखें कि एफसीसी होता है, एफसीसी में आप जब देखोगे ना तो हमारे पास क्या होगा, जो एटम्स हैं वो हमारे पास, आप एक बार अपने रूम में बैठे होगे ना तो वहां पे एक बार फेसेस काउंट करो, तो वहां पे 2 साइड में मिलेंगे, 2 साइड में मिलेंगे, ऊपर नीचे मिलेंगे, तो 6 फेसेस मिलेंगे। तो वहां पे एक तो एलिमेंट एटम होता है हमारा फेस पे प्रेजेंट होता है, एक कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे देखो फेस है ना, जैसे हमारे ये वाला हमारे एक रूम की दीवार है, तो यहाँ पे एक फेस है यहाँ पे, तो सेकंड वाला फेस यहाँ से भी तो कनेक्ट हो सकता है। तो एक फेस है वो 2 के साथ शेयर होगा, है ना। तो एक का फेस है, टोटल फेस है हमारे पास 6, एक फेस 2 के साथ शेयर होगा। ठीक है, उसके बाद टोटल कॉर्नर्स है हमारे पास 8, आप काउंट करना, आपको 8 कॉर्नर्स आपके रूम में मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है, नहीं तो मैं समझा देती हूँ आपको। ठीक है, आपको 8 कॉर्नर्स मिलेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, वो 8 कॉर्नर्स है ना, जैसे ये वाला कॉर्नर है, मैं इस कॉपी के कॉर्नर से आपको समझाऊं तो ये वाला कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर से लेके एक तो हमारे पास ये वाला रूम बनेगा, एक ये इधर बन सकता है 2, इधर बन सकता है 3, इधर बन सकता है 4, और 4 ही इनके ऊपर, एक इसके ऊपर बना देंगे, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। तो ये जो कॉर्नर है वो तो सबके साथ शेयर होगा ना, तो 8 के साथ उसका कंट्रीब्यूशन होगा, और 8 कॉर्नर होते हैं हमारे पास। तो यहाँ से ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना तो ये 4 आता है। जेड की वैल्यू किसके लिए? एफसीसी के लिए। उसके बाद बीसीसी के लिए कैसे होता है, एक तो हमारे पास बॉडी सेंटर में होता है और कॉर्नर में होता है। तो अब बॉडी सेंटर में है वो तो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करेगा, अकेला उसका वो होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। और एक बार कॉर्नर के साथ, तो 8 कॉर्नर है, 8 उसका पार्टिसिपेशन है, तो 2 हो जाता है। यहाँ पे हमने इनका रेशियो निकालना, निकाल देंगे, जेड गुना एम एन ए की क्यूब। तो यहाँ पे एफसीसी बाई बीसीसी का रेशियो बताना, तो ए की क्यूब किसके लिए आएगी? एफसीसी वाले के लिए आएगी। जेड की वैल्यू एफसीसी की 4 है और इसकी 2 है, तो मास तो सेम ही रहेगा, मेटल सेम है तो एन ए की वैल्यू भी सेम रहेगी।
तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास जब हमने इसका रेशियो दिया ना, तो हमारे पास ये वाला रेशियो आया इसका, कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, बीसीसी वाला, देखो ये वाली चीज यहाँ पे जाएगी तो एफसीसी नीचे आ जाएगी और बीसीसी ऊपर चली जाएगी, और यहाँ पे 2 हमारे पास साथ में मल्टीप्लाई में। सिंपल वैल्यूज को डालना है। बीसीसी के लिए जो हमारी ए की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे 4/2 एज इट है। ये इसको जब आप सोल्व करोगे तो हमारा 1.25 आ जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था क्वेश्चन 52। उसके बाद क्वेश्चन 53, एन एल्कीन वाज ट्रीटेड विद ओजोन एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव टू पेंटेनोन एंड इथेनॉल। तो ये वाला ओजोनोलाइसिस वाला क्वेश्चन रहेगा। ये वाला भी मैंने अच्छे से अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत बार रिपीट हुआ है। जो टॉपिक भी रिपीट होता मिलेगा वही मैं टीजीटी साइंस का अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि 5-6 मिनट की ही वीडियो बनती है। तो यहाँ पे देखो आपने क्या करना, सबसे पहले ये दिए गए हैं ना, इनको बनाना चाहिए। 2 पेंटेनोन, पेंटेन मीन्स नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 5, 3, 4, 5, और कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 2 पे क्या है, ओन है, तो 2 पे ओन। उसके बाद आपका काम होता है इनकी वैलेंसीज को कंप्लीट करना। ये हमने बना दिया, हमारे पास क्या है, 2 पेंटेनोन। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इथेनॉल, मिथ इथ मीन्स नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगी, 2 होंगी, तो ये हो जाएगा H। आपने क्या करना होता है, अगर हमने यहाँ पे हमारे पास एल्कीन दी होती तो हम उसको काटते और दोनों साइड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देते। अब यहाँ पे पहले से ये दिया गया, तो आपने क्या करना, सिंपली इनको हटा दो और इनके बीच में इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, बस इतना आपने काम करना है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखूँ अगर इसको, CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे देखो इस वाली कार्बन का डबल बॉन्ड बना है इस वाली कार्बन के साथ, तो CH3 और H। अब आपने नेमिंग देनी है ना, तो हमें क्या करना होता है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है वो देखनी होती है। तो यहाँ से हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बनेगी, लेकिन यहाँ से करेंगे तो हम देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है हमें मिली, और 3 पे हमारे पास क्या है, मिथाइल है, और 6 कार्बन के लिए हम हेक्स लेते हैं, और 2 पे हमारा डबल बॉन्ड है। तो देखो 3 पे हमारा मिथाइल है, 2 पे हमारे पास इन है, और 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, हेक्जीन। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है ऐसे करके वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 54, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो देखो फजन्स रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कैटायन का साइज स्मॉल है, एनायन का साइज लार्ज है, तो वो क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसका अपोजिट हो जाएगा आयनिक के लिए। तो यहाँ पे देखो स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन, तो ये वाली कंडीशन तो किसकी होती है, कोवेलेंट की होती है, तो आयनिक के में नहीं काउंट करेंगे इसको। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कैटायन, कि वहां पे हमें क्या करना है कि कैटायन है उसका लो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि जैसे हमारे पास Na है, तो जितनी जल्दी वो Na प्लस में चेंज होगा ना, उतनी जल्दी वो आयनिक बनाएगा करेक्टर। और जो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनायन, तो जितनी जल्दी जो हमारा एनायन है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, उतनी जल्दी उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। ये वाली बात सही है। उसके बाद साइज कैटायन का लार्ज होगा, स्मॉल एनायन होगा, ये वाली बात भी सही है। उसके बाद लैटिस एनर्जी कम नहीं होगी, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो उनका जो आयनिक कॉम्प्लेक्स वो लैटिस बनेगा। तो ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट है, 1 और 4 गलत है, तो ऑप्शन 3 हमारा ऐसे करके करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 55, द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कोटे बाय 2, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज। यहाँ पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है प्रिज्म का, वो ए है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोटे बाय 2 दी हुआ है, तो हमें एंगल बताना है किसका, मिनिमम डेविएशन का। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है साइन एंगल ऑफ ई डेविएट प्लस में ए डिवाइड बाई 2 और साइन ए बाई 2। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो म्यू की वैल्यू हमें क्या गिवन है, कोटे बाई 2 गिवन है, तो कोटे बाई 2 हमने रखा, और एंगल ऑफ प्रिज्म ए ही गिवन है, तो इसको एज इट इज रखो, इस इधर वाले को एज इट इज रखो, ये कोटे बाई 2 है। अब इस कोट को, कोट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा होता है कोसे बाई साइन ही होता है, तो हमने लिखा कोसे बाई 2 साइन ए बाई 2। तो यहाँ से इसका साइन ए बाई 2 है, साइन ए बाई 2 कट जाएगा, ये बचेगा कोसे बाई 2 साइन, ये एंगल ऑफ डेविएशन प्लस में ए और डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको उसको अगर हमें साइन में से बदलना है, साइन में बदलना है, तो हम पाई बाई 2 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्योंकि 90 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कोस आ जाएगा, तो पाई बाई 2 लिखा हमने, माइनस में ए बाई 2 साइन, तो ये कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास बचा पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, और इधर हमारे पास बचा सेम बचेगा डेल प्लस ए बाई 2, तो 2 सारे से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस ए डेल प्लस ए, ये इधर ही आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो पाई माइनस 2 एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल आएगा, पाई माइनस 2a के इक्वल आ जाएगा। पाई को हमारी वैल्यू 180 होती है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 56, अरेंज द फॉलोइंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ जब भी आप
ने निकालनी हो, जब भी आप बेसिक स्ट्रेंथ निकालोगे तो वहां पे आपने देखना कि कितनी इजीली वो अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज आपने बस माइंड में रख के चलनी है कि कितनी जल्दी वो डोनेट करेगा अपने लोन पेयर्स को। तो यहाँ पे हमने देखा, देखो यहाँ पे हमारे पास देखा हमने कि OCS3 ग्रुप है, सीधा भी बता सकते हो आप कि OCS3 ग्रुप है। इट मीन्स क्या कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इजीली इसको इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा। तो IV है हमारा फोर्थ वाला है जो सबसे पहले आएगा, तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो हमने देखा NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी NO2 लगा हुआ है, इसमें भी NO2, तो ये वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जाने ही नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देंगे, तो उसकी बेसिसिटी को कम करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा, तो इनकी रिस्पेक्ट में तो ये वाला सही रहेगा। तो जिसमें फोर्थ के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन 1 है। ऐसे करके करेक्ट हो गया। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कैसे बोल रही हूँ मैं ये चीजें। ये हमारे पास C6H5, ये तो हमने बना ही लिया C6H5, ये हो जाएगा NH2। तो ये हमारे पास है। यहाँ पे देखो ये इसके साथ ही सारा काम किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले लगा हुआ है ऑर्थोमेटा पैरा पे OCS3 इस वाले ऑप्शन में। तो ये OCS3 है वो तो डोनेट करेगा तो इजीली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन है जो रिंग डेंसिटी में, रिंग में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज करेगा तो वो दे सकता है, तो इसलिए सबसे मैक्सिमम पे आया। अब NO2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा तो इनकी प्रेजेंस में ये वाला सही है। अब NO2 है, उन NO2 एक बार तो पैरा पे है और एक बार मेटा पे NO2 है, ठीक है। तो पैरा पे है तो ये -R भी दिखाएगा और -I भी दिखाएगा, लेकिन मेटा पे -I दिखाएगा। तो मेटा वाला पहले आ जाएगा पैरा वाला की बजाय, तो 3 पहले आ गया 2 बाद में आया, ऐसे करके आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 57, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनर, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर के जैसे यूज नहीं होता। तो ये हो जाता है नोर्थ्रिन ड्रोन, ये वाले एस्पार्टाइम हो गया, सुक्रोलोज हो गया, सैक्रिन हो गया, ये सारे यूज होते हैं। जो हमारा नोर्थ्रिन ड्रोन है ये नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन 58, विद व्हाट एक्सीलरेशन शुड ए बॉक्स डिसेंड सो दैट ए ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड इट इन एक्सर्ट फोर्स mg/4 ऑन द फ्लोर ऑफ बॉक्स। हमें बताना है कि हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है, उसमें एक ब्लॉक रखा है मास m का, वो क्या करेगा, mg/4 है वो फोर्स लगाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मास है ना, ये नीचे की साइड अपना फोर्स लगाएगा। तो जब भी हमारे पास नीचे की साइड ये ग्रेविटी से नीचे की साइड हमारे पास फोर्स लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से ग्रेविटी में से जो एक्सीलरेशन है वो माइनस करते हैं, तो mg - a हो जाएगा ये। और यहाँ पे हमें फोर्स गिवन है mg/4, तो इन दोनों को इक्वल रखा, m से m कैंसल, g/4, ये g माइनस इधर आया तो माइनस के g, और यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया तो -3g/4, और ये माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, a क्या हो जाएगा 3g/4 हो जाएगा। ऐसे करके आपने करना था, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 59, राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ, जो राइबोसोम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो होते हैं RNA और प्रोटीन के वो बने होते हैं, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 60, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसी के साथ जो हमारा 19 वाला पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेटाजोआ विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड, वो मेटाजोआ जिनमें जो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है नहीं होते, तो वो होता है या तो देखो पैराजोआ होगा या इमिटेजोआ होगा, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है जिसमें टिश्यू नहीं होते, इसमें सेल होती है, तो वो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, पैराजोआ हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा 19 वाला पेपर है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बस एक ही पेपर रहता है 18 वाला, उसको डिस्कस कर लेंगे, 4 वीडियो में वो हो जाएगा। उसके बाद में पूरी PDF है आप लोगों को वो प्रोवाइड करवा दूंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।